दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान उतरा, नेहा की धड़कनें तेज हो गई। 2 साल बाद अपने माता पिता से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश की बूंदें रनवे पर चमक रही थी। मौसम सुहाना था, लेकिन उसके भीतर बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसने अपने पति अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमित, जल्दी चलो, आज पापा का जन्मदिन है। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूं। बस एक बार उनका चेहरा देख लूं। अमित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, जल्दी चलते हैं। तुम्हारी बेचैनी देखकर लग रहा है जैसे तुम फिर से बचपन में लौट आई हो। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर कहीं गहरी घबराहट छिपी हुई थी। लंदन में रहते हुए उसे मायके आए पूरे 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में न तो माम पापा से ठीक से बात हो पाई, न ही मुलाकात। कुछ हफ्तों से तो उनके फोन भी बंद आ रहे थे। जब भी उसने अपने भाई करण को फोन किया, वही जवाब मिला, दीदी, मम्मी पापा किसी टूर पर गए हैं, मजे में हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन नेहा का दिल मानने को तैयार नहीं था। मां की वो मीठी आवाज, पापा की खिलखिलाहट, जिनसे उसका बचपन भरा था, उन्हें सुने बिना उसकी आत्मा सूनी सी हो गई थी। अब जब वह भारत लौट रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी वापस लौट रही हों। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए नेहा का मन बार बार बचपन की गलियों में चला जाता। उसे याद आया कैसे पापा उसे स्कूल छोड़ते वक्त कहते थे, राजकुमारी, जल्दी आ जाना, आज तेरी पसंद के गुलाब जामुन बनाए हैं। और मां कैसे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थी, तेरी मुस्कान ही तो हमारी जिंदगी है बिटिया। आज वही मुस्कान उसके चेहरे से गायब थी, क्योंकि दिल किसी अनदेखे डर से घबराया हुआ था। जैसी कार पुराने मोहल्ले की गली में दाखिल हुई, नेहा की आंखें हर कोने में अपने बचपन की तस्वीरें ढूंढने लगी। वही मोड़ जहां पापा ने साइकिल चलाना सिखाया था, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर मां ने गर्मियों में आम छील कर खिलाए थे। सब सामने था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। गली सुनसान थी, जैसे वक्त वही ठहर गया हो। घर के सामने कार रुकी। नेहा दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा बंद था। ये कैसे हो सकता है? मां तो रोज खिड़की पर बैठती थी। पापा तो मेरी आहट सुनते ही बाहर आ जाते थे। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी बगल से पुराने नौकर श्यामलाल ने झांक कर देखा और बोला, अरे बिटिया, आप। नमस्ते। मालिक और मालकिन तो घर पर नहीं है, कई दिन से बाहर गए हैं, शायद किसी रिश्तेदारी में। नेहा के माथे पर बल पड़ गए। और करण, श्रुति, वो लोग कहाँ हैं? श्यामलाल ने धीरे से कहा, वो लोग तो मंदिर गए हैं पूजा करवाने। आज साहब का जन्मदिन है ना। नेहा के चेहरे पर हल्की उम्मीद की किरण जगी। उसने तुरंत अमित की ओर देखा और बोली, अमित, पापा हर साल कहते थे कि जन्मदिन पर अनाथालय जाकर बच्चों को कुछ देना चाहिए। शायद वहीं गए हों। चलो, हमें वहीं चलना होगा। अमित ने बिना देर किए गाड़ी मोड़ दी। कार पुराने अनाथालय की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर नेहा की आंखें भीगती रहीं। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर पापा मम्मी यहां नहीं मिले तो? वो आखिर है कहां? क्यों मुझसे छिपाया जा रहा है? अनाथालय के गेट पर कार रुकी। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट और पूजा की घंटियों की आवाज आ रही थी। नेहा का दिल हल्का हुआ। उसे लगा, शायद पापा यहीं हों। वो अंदर भागी। देखा, बच्चों को मिठाइयां बांटी जा रही थी। कुछ बुजुर्ग भी खड़े थे, लेकिन उनमें उसके पापा मम्मी नहीं थे। नेहा ने वहां के संचालक से पूछा, क्या आज कोई बुजुर्ग दंपत्ति यहां आए थे? शायद पूजा या दान देने? संचालक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटी, काश कोई आता। ये बच्चे भी उस प्यार को तरसते हैं। नेहा का चेहरा एक पल में उतर गया। उसका दिल फिर से भारी हो गया। नेहा ने अमित की ओर देखा और बोली, अमित,
चलो घर वापस चलते हैं, शायद अब तक सब लौट आए हों। अगर नहीं तो मैं खुद हर जगह ढूंढूंगी, हर मोड़, हर मंदिर, हर दरवाजा खटखटाऊंगी, बस मेरे मम्मी पापा मिल जाए। कार फिर से शहर की गलियों की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए नेहा को लग रहा था जैसे अतीत की परतें उसकी आंखों के सामने बिछ रही हों। और तभी एक मोड़ पर फुटपाथ के किनारे कुछ हलचल दिखी। दो बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके कपड़े फटे हुए, बाल उलझे, आंखें बुझी हुई और हाथ में एक कटोरा। नेहा की आंखें फटी रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। अमित, कार रोको, पीछे लो, जल्दी। वो मेरे मम्मी पापा है। अमित ने तेजी से कार मोड़ी। नेहा भागती हुई गाड़ी से उतरी और अगले ही पल अपने माता पिता के गले लगकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। नेहा अपने माता पिता को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। मां, पापा, ये क्या हाल बना लिया आपने? आखिर क्यों? मुझसे एक बार कहा क्यों नहीं? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? पापा का कांपता हुआ हाथ उसकी पीठ पर पड़ा। उनकी आंखों में उम्र का दर्द और बेबसी तैर रही थी। बेटी, कहाँ जाते? जब अपना ही घर बेगाना हो जाए तो इंसान को बस फुटपाथ की छाव ही मिलती है। नेहा का कलेजा चीर गया। उसने एक नजर मां की ओर देखा। मां की आंखें बुझी हुई थी, होंठ फटे हुए, चेहरा थकान से झुका हुआ। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तेरी शादी के कुछ महीने बाद ही तेरे पापा रिटायर हो गए थे। तभी से घर में ताने शुरू हो गए। पहले श्रुति इशारों में बातें कहती थी, फिर धीरे धीरे करण भी बदलने लगा। कभी कहता, आप लोग अब कमाते नहीं, खर्च क्यों बढ़ा रहे हैं? पहले लगा बस गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन बेटी, वो गलती नहीं थी, आदत बन गई थी। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कसकर मां की हथेलियों को पकड़ चुके थे। मां ने आगे कहा, तेरे पापा बीमार हुए तो हमें बासी खाना दिया जाने लगा। कई बार तो पूरे दिन कुछ दिया ही नहीं। मैंने रो रो कर विनती की, लेकिन श्रुति कहती, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। एक दिन पापा को तेज बुखार था। डॉक्टर ने तुरंत दवा लाने को कहा। मैंने करण से पैसे मांगे तो उसने कहा, पापा बूढ़े हो गए हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, रोज रोज दवा दिलाने के फालतू पैसे नहीं हैं। नेहा की आंखों से अब आंसू नहीं, आग बह रही थी। उसके नाखून हथेली में धंस गए। मां की आवाज टूट गई। वो रुककर गहरी सांस लेने लगी। फिर बोली, फिर आया वो दिन जब तेरे पापा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। करण और श्रुति ने बिना एक पल सोचे हमें घर से निकाल दिया। कहा, बीमार लोगों के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। बेटी, जिस घर को हमने अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर से हमें निकाल दिया गया। मैंने तेरी शादी में मिले सारे गहने बेच दिए ताकि तेरे पापा का इलाज करवा सकूं। भगवान की दया से वो बच गए, लेकिन जब ठीक हुए तो भी कोई साथ नहीं था, कोई सहारा नहीं, कोई नौकरी नहीं। हमारे पास रोटी तक का सहारा नहीं बचा। भीख मांगनी पड़ी। ये सुनकर नेहा जमीन पर बैठ गई। उसके सिर में दर्द की लहर दौड़ गई। उसका गला सूख गया, आवाज साथ छोड़ चुकी थी। आसपास से गुजरते लोग ठिठक कर देखने लगे थे। किसी को आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसी बेटी है जो अपने माता पिता को सड़क पर गले लगाकर रो रही है, लेकिन नेहा को परवाह नहीं थी। उसके लिए इस वक्त दुनिया सिर्फ उसके माम पापा थे। अमित भी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। वो जानता था कि नेहा अंदर से टूट चुकी है। नेहा ने पापा का हाथ थामा और ठान लिया, अब ये अपमान और पीड़ा का सिलसिला यहीं खत्म होगा। कुछ देर बाद नेहा ने धीरे से मां का चेहरा थामा और बोली, अब एक भी पल यहां नहीं। चलिए मेरे साथ, जिस घर से आपको बेदखल किया गया था।
आज उसी घर में आप राजा रानी की तरह रहेंगे। वो घर अब आपका है और मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मां रोते रोते बोली, बिटिया, तू भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। हमें लगा था अब जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन तू आ गई। तू आ गई तो उम्मीद लौट आई। नेहा ने पापा का सहारा लेते हुए उन्हें उठाया। अमित ने दोनों को धीरे से कार में बैठाया। कार उस रास्ते की ओर लौट चली जहां दर्द की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब कार में बैठी बेटी अपने साथ न्याय की सुबह लेकर जा रही थी। जैसे ही कार उनके पुराने घर के बाहर रुकी, नौकर श्यामलाल दौड़ता हुआ आया। बिटिया, आपके कहे मुताबिक पूरा घर साफ करवा दिया है। सजावट भी हो गई है। केक भी आ गया है। नेहा ने माम पापा की ओर देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ थी। उसने धीमे से कहा, आज सिर्फ जन्मदिन नहीं है, आज आपके लिए नया जीवन शुरू हो रहा है। अब इस घर में वो सब होगा जो आप डिजर्व करते हैं। इज्जत, सुकून और प्यार। घर के अंदर खुशबू फैल चुकी थी, फूलों की, पकवानों की और रिश्तों की। नेहा ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाया। सामने जन्मदिन का केक रखा गया। अमित होटल से पापा मम्मी की पसंद का खाना ले आया था, खीर, पूरी, छोले और पापा की मनपसंद जलेबी। पापा की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटी, सालों बाद ऐसा खाना खा रहा हूं। लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। मां ने मुस्कुराकर नेहा को गले लगाया। तेरी एक झपी में पूरी दुनिया की गर्मी है बिटिया। पूरा घर जैसे फिर से जिंदा हो उठा था। जो रिश्ता टूटा था वो जुड़ने लगा था। शाम ढल चुकी थी। माहौल शांत और सुकून भरा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। रात करीब 9 बजे दरवाजा जोर से खुला। करण और श्रुति लड़खड़ाते हुए अंदर घुसे। करण के चेहरे पर घमंड और नशे की झलक थी। श्रुति की आंखें लाल थी। जैसे ही उन्होंने अपने सास-ससुर को देखा, श्रुति चीख पड़ी, आप लोग फिर से इस घर में क्या कर रहे हैं? कौन लेकर आया आपको? नेहा धीरे से खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था लेकिन आवाज में गरज थी। मैं लेकर आई हूं। जो करना है कर लो। करण भड़क गया। तुम्हें किसने हक दिया हमारे घर में दखल देने का? ये घर हमारा है। नेहा ने एक गहरी सांस ली और तेज आवाज में बोली, गलतफहमी में मत रहो करण। इस घर की एक एक ईंट मेरे माम पापा के खून पसीने से बनी है। अभी भी इस घर के कागज पापा के नाम पर है। तुम और तुम्हारी पत्नी सिर्फ मुफ्त के किराएदार हो। श्रुति तिलमिलाकर बोली, तो क्या हुआ? पहले भी हमने इन्हें निकाला था, अब भी निकाल देंगे। नेहा की आंखों में अब तूफान था। वो आगे बढ़ी और श्रुति को एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ये पहले नहीं था। तब मैं दूर थी, चुप थी। अब मैं आई हूं और अब किसी की आवाज नहीं दबेगी। श्रुति जमीन पर गिर पड़ी। करण हैरान रह गया। पापा ने कांपती आवाज में कहा, करण, आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। मैं तुझे अपनी वसीयत से पहले ही बेदखल कर चुका हूं। आज से मेरे लिए सिर्फ एक संतान है, मेरी बेटी नेहा। करण फूट फूट कर रोने लगा। वो मां के पैरों में गिर गया। मां, पापा, मुझे माफ कर दो। एक मौका और दे दो। मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नेहा ने नौकर श्यामलाल से कहा, इन दोनों का सामान पैक कर दो और गेट खोल दो। कुछ ही देर में करण और श्रुति घर से बाहर जा चुके थे। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। वो सुकून जो एक बेटी ने अपने माता पिता को लौटाया था। नेहा माम पापा के पास बैठ गई। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। पापा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, अब तू वापस चली जाएगी ना? फिर हमें कौन देखेगा? नेहा ने उनकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, अब आप अकेले नहीं हैं। ये घर अब कभी खाली नहीं होगा।
मैं रोज वीडियो कॉल करूंगी। हफ्ते में 3 बार दवाई का रिमाइंडर आएगा। हर महीने आपके लिए मेरी तरफ से सामान आएगा, चाहे मिठाई हो, साड़ी हो या किताबें। रामलाल अकेला काम नहीं करेगा। आपके लिए नर्स और हेल्पर का इंतजाम भी हो चुका है। पापा ने सिर झुका लिया। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मां ने बस इतना कहा, बिटिया, तू भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। अगले दिन सुबह सुबह नेहा और अमित को वापस विदेश लौटना था। सामान पैक हो चुका था, लेकिन नेहा की नजरें बार बार पापा के कमरे की ओर जा रही थी। जब विदा का वक्त आया, पापा ने उसे गले लगाया और बोले, बेटा, तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब कोई गम नहीं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों के किनारे भीग चुके थे। पापा, अगर कभी कोई तकलीफ हो तो बस एक आवाज लगाइए, आपकी बेटी उड़कर आ जाएगी। एयरपोर्ट जाते समय अमित ने उसका हाथ थामा और बोला, नेहा, तुमने जो किया वो हर बेटे बेटी के लिए मिसाल है। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना रिश्ता निभाया, और यही हर बच्चे का फर्ज है, चाहे बेटा हो या बेटी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, माता पिता बोझ नहीं होते। वो हमारी जड़ें हैं, हमारी नींव है, जिन्होंने हमें जीवन दिया। क्या वही माँ बाप बुढ़ापे में हमारे लिए पराये हो जाते हैं? नेहा ने साबित किया कि एक बेटी भी वो सब कर सकती है जिसकी उम्मीद अक्सर बेटों से की जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप कभी अपने माँ बाप को अकेला छोड़ सकते हैं? क्या आपके लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर नहीं होने चाहिए माता पिता की सेवा में? अगर हाँ, तो कहिए, तो हम अपने माँ बाप का हमेशा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।